सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छा है। आप अच्छे रहें, आप स्वस्थ रहें। और फिर वही बात, पढ़ाई करते रहें। क्लास 12th है, आपके जीवन के लिए जो क्लास एक तरह से मानी जाती है कि टर्निंग पॉइंट है, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करने वाली क्लास है। समय बहुत है, समय को व्यर्थ मत करिए, इसका सदुपयोग कीजिए। घरों में रह रहे हैं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, समय का सदुपयोग करें और पढ़ाई करते रहें। आज मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का दूसरा पाठ, कविता पतंग और कवि है आलोक धनवा। आलोक धनवा जी की कविता, ये उनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से ये पतंग कविता ली गई है। और पतंग शीर्षक से ही आपके मनोमस्तिष्क में आ गया होगा कि निसंदेह ये कविता बच्चों से संबंधित है। वो छोटे छोटे बच्चे जिनके कदम बरबस पतंगों की ओर खींचते चले जाते हैं। पतंग जो आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने के लिए बेताब रहती है। पतंग जिसका पतला सा कागज, जिसका रंग बिरंगा कागज बच्चों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बाल सुलभ इच्छाएं हैं, वो दौड़ पड़ता है, वो उन छतों तक चला जाता है, छतों की ऊंचाइयों को नाप लेता है उस एक छोटी सी पतंग को प्राप्त करने के लिए। यद्यपि उस पतंग की अगर आर्थिक बात करें तो उस पतंग की कीमत बहुत कुछ नहीं होती है, लेकिन वो पतंग उस बाल सुलभ कल्पनाओं के लिए अनमोल वस्तु होती है, इसलिए वो बरबस उसकी ओर खींचा चला जाता है। ऐसी ही बाल सुलभ जो इच्छाएं हैं, बाल सुलभ जो कल्पनाएं हैं, बच्चे किस किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, वो इस कविता में कवि आलोक धनवा ने बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त की है। साथ में समय के अनुसार प्रकृति जब अपना रंग बदलती है, प्रकृति में नाना प्रकार के परिवर्तन जब देखने को मिलते हैं, तो किस प्रकार की सुंदरता हमारी दृष्टि में आती है, ये भी कवि ने सुंदर सुंदर बिंबों के माध्यम से इस कविता में अभिव्यक्त किया है। आज आप समाचार चैनलों पे देख रहे होंगे कि लॉकडाउन होने के कारण जब लोग घरों में बंद हैं, तो जंगलों में रहने वाले जीव सड़कों पे आ गए हैं, नगरों में घूमने लग रहे हैं और दूर दूर तक आसमान बिल्कुल साफ नजर आता है, हवा शुद्ध हो गई है, प्रदूषण कम हो गया है। ये भी एक प्रकृति का बदलता हुआ स्वरूप है जिसका आप अनुभव अभी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की प्राकृतिक परिवर्तन और बाल सुलभ इच्छाएं, बाल सुलभ चेष्टाएं, बाल सुलभ गतिविधियां, ये दो चीजों को आधार बना करके कवि आलोक धनवा ने अपनी एक कविता रचित की है जिसका नाम है पतंग। शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया।
ये अभी आगे और है कविता, हम शुरू कर लेते हैं। भाद्रपद के महीने की बात करते हैं कि भाद्रपद के महीने में जो तेज तेज बौछारें आसमान से गिरती हैं और आसमान में चारों तरफ बादल छाए रहते हैं, वो भादों का महीना चला गया। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। भाद्रपद का महीना चला गया, सबसे तेज बौछारें चली गई। जो आसमान में बादल छाए रहने के कारण लगातार बारिश होती रहती थी, वो बारिश का महीना चला गया और भाद्रपद चला गया। सवेरा हुआ, एक तरह से आसमान में छाए हुए काले बादल जब हट गए, आसमान बिल्कुल साफ हो गया, एक नया सवेरा हो गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब यहां पर खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, आपने खरगोश देखा हो, उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल होती हैं। ऐसे ही जब प्रातःकाल सूर्योदय होता है, उस समय सूरज भी लाल वर्ण का होता है। इसीलिए उगते हुए सूरज का जो पर्याय कहा गया है वो अरुण कहते हैं, लाल सूर्य को। तो जैसे खरगोश की आंखें लाल हैं, वैसा ही लालिमा लिए हुए एक सवेरा हुआ। सुबह की पहली किरण पड़ती है, एक बिंब है। खरगोश की आंखों के माध्यम से बताया गया है किस प्रकार से सूरज उग रहा है। अभी आपके पास समय है, आप चाहें तो कल सुबह उठ करके और उगते हुए सूरज को देख सकते हैं। सूरज जब उगता है और सूरज जब अस्त होता है, दोनों ही स्थितियों में लाल रंग का होता है। बाकी दिनों में तो आप जल्दबाजी में रहते हो हैं, क्योंकि आपको 6:50 पर स्कूल पहुंचना होता है। अभी तो आपको घर में ही रहना है। आप रात को समय पर सोएं, सुबह थोड़ा जल्दी उठें और उगते हुए सूर्य को देखें, उसकी सुंदरता को निहारें। प्राकृतिक सुंदरता निश्चित रूप से आपका मन मोह लेगी, मुझे विश्वास है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अगला कहते हैं कि शरद ऋतु शीत ऋतु से पहले की स्थिति है, जब हमारा ऑटम ब्रेक होता है। ऑटम ब्रेक को हम बोलते हैं शरदकालीन अवकाश। सर्दियां, गर्मी जा रही होती है, सर्दी आ रही होती है, संधि काल का समय है, बारिश चली गई है और सर्दी की शुरुआत होगी। इस तरह का जो समय है वो शरद काल कहलाता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, मानो एक तरह से शरद ऋतु को एक बच्चे की तरह से बता रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा नदियों के ऊपर के जो पुल हो, उन पुलों को पार करते हुए और प्रवेश कर रहा हो, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कहते मानो वो साइकिल को तेज चलाते हुए आ रहा है। चमकीली साइकिल, चमकीली क्यों कहा है? देखिए बिंब है। चमकीली क्यों कहा है? चमकीली इसलिए कहा है कि इस समय भाद्रपद का महीना चला गया है, आसमान में कहीं पर भी धुंधलका या कालीमा नहीं है, आसमान में बादल नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ है। इसलिए कहा शरद आया है, अपनी चमकीली साइकिल चलाते बहुत तेज गति से मानो वो प्रवेश कर रहा है और साइकिल भी चमक रही है, यानी कि बारिश या आसमान में कहीं पर भी धुंधलापन नहीं है, बादल नहीं है। और कहते घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ये मानवीकरण जैसा कर रहे हैं। शरद ऋतु को जब भी कोई अमानव को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मानवीकरण अलंकार होता है कि मानो वो घंटी बजाते हुए अपना अपने आने का संदेश देते हुए शरद ऋतु प्रवेश कर रही है, पुलों को पार करते हुए। क्या कर रही है? ऐसी शरद ऋतु के आगमन से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बता रहे हैं कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए वो अपने चमकीले इशारे कर रहा है और बुला रहा है। किनको बुला रहा है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। बच्चों का वो झुंड जो मिलकर के क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है। बच्चे झुंड में पतंग उड़ाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए वो
अपने चमकीले इशारे, धूप उस समय खिल रही है, खिली हुई धूप है, और उनसे अपने चमकीले इशारों से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बुला रहा है कि आइए, मैंने सारी स्थितियां आपके अनुकूल कर दी हैं। आसमान में बादल नहीं है जिनकी बरसात से आपकी पतंग गीली हो जाती। बरसात के समय में बहुत तेज गति से हवा चलती है, बहुत तेज हवा होने पर भी आपकी पतंग आसमान में ज्यादा ठीक ढंग से नहीं टिक पाती, वो हवा के तेज से कहीं टूट करके चली जाती। इस समय आपके लिए सारी स्थितियां अनुकूल हैं, आप आनंदित होकर के अपनी पतंग उड़ा सकते हैं। कह रहे हैं आप चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, कह रहे हैं आकाश को उसने इतना मुलायम बना दिया है, इतना कोमल बना दिया है कि पतंग ऊपर उठ सके। बताया जैसे मैं अभी 1 मिनट पहले बता रहा था कि बादल होंगे तो नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि बारिश हो सकती है, बारिश में पतंग गीली हो जाएगी, या हवाएं बहुत तेज चलेंगी तो भी पतंग के फटने का या टूटने का डर होता है, टूट के कहीं इधर उधर वो उसकी डोरी टूट जाएगी, वो उड़ जाएगी। तो कहते हैं कि आसमान को इतना मुलायम बना दिया कि पतंग ऊपर की ओर उठ सके। अब पतंग का थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग को दुनिया की सबसे हल्की चीज कहा और रंगीन चीज कहा, आप उसको समझते हैं, सरल भाषा है, भाव स्पष्ट है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। आप देखते हैं बहुत पतले कागज से पतंग बनाई जाती है, क्योंकि ज्यादा मोटा होगा तो उड़ नहीं पाएगा। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। आप देखते हैं पतंग जब आपने देखी होगी तो एक हिस्सा, एक बांस की एक खपच्ची ऐसे लगी होती है और एक बांस की खपच्ची ऐसे लगी होती है, इनको कमानी बोलते हैं। तो बांस की वो पतली सी जो कमानी है वो भी कागज के साथ जब पतंग का रूप ले लेती है तो वो कमानी भी साथ में उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कह रहे हैं कि वो बच्चे जब पतंग उड़ाएंगे, पतंगे जब आसमान में उड़ेंगी, बच्चे आनंदित होंगे, एक दूसरे की पतंगों को काटेंगे, खुश होंगे, सीटियां बजाएंगे, किलकारियां मारेंगे। तो ऐसी सीटियों और किलकारियों की दुनिया, एक नई दुनिया शुरू हो सके, बच्चे आनंद की एक नई दुनिया में प्रवेश कर सकें, ऐसे सारे संकेत देता हुआ, बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ शरद ऋतु का प्रवेश होता है। शरद ऋतु आ जाती है, खरगोश के जैसे लाल आंखों वाली शरद ऋतु, जिसके सुबह शरद ऋतु में जिस समय सूर्योदय होता है वो खरगोश की जैसी लाल आंखों वाला अरुण सूर्य आसमान में देखने को मिलता है। अब बच्चों के बारे में कह रहे हैं कुछ। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार इस पंक्ति पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कहा है कि जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास। कपास अंग्रेजी में आप इसको कॉटन बोलते हैं, रुई भी बोलते हैं हम। सफेद रंग की होती है, निश्चल होती है, निष्कलंक होती है, कहीं कोई दाग नहीं लगता है, कोमल होती है, मुलायम होती है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही वो रुई के जैसे, रुई वाले गुण सब अपने भीतर लेकर के पैदा होते हैं, अर्थात सुकोमल है, निष्कलंक है, निश्चल है, मन में पवित्रता है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और जब वो उड़ती हुई पतंगों को देखते हैं, जब किसी की कटी हुई पतंग को वो देखते हैं तो पैर बेचैन हो जाते हैं, और कहते हैं कि वो खुद धरती पर बेचैन पैरों को लेकर के दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, मानो धरती भी उनके पैरों के नीचे आने के लिए उतावली है कि कहीं ये नन्हे नन्हे सुकोमल बच्चे जो आनंदित है इस समय, कहीं वो गिर ना पड़े, कहीं उनको चोट ना लग जाए। तो उनके बेचैन पैरों के पास स्वयं धरती चल करके आ जाती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर के, बिना होश हवास खोए हुए, उस समय देखिए इससे आप एक बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं कि जिस समय पतंग पर ध्यान केंद्रित करके और वो बच्चे दौड़ रहे हैं,
दे आर 100% फोकस्ड ऑन देयर टारगेट। वो पतली सी डोरी को भी ध्यान से देखते हैं, वो पतंग को भी ध्यान से देखते हैं। नीचे कांटा है, पत्थर है, गड्ढा है, कुछ नहीं दिखता है। आप भी अगर अपने लक्ष्य के प्रति इसी तरह से केंद्रित कर लेंगे अपने ध्यान को, तो जीवन में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोक सके। थोड़ा सा इसमें और आपको एक उदाहरण जोड़ देना चाहूंगा। एक फिल्म देखी होगी सुल्तान, उसका नायक उस समय कटी हुई पतंगों को पकड़ता है। तो जिस समय कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए वो जाता है, छतों पर कूदता है और पकड़ता है, वैसा ही कुछ घटनाक्रम इसमें बता रहे हैं आगे कि छतों को भी नरम बनाते हुए, छत कठोर है, उन छतों पर वो बच्चे इस तरह से दौड़ते हैं कि मानो छत कठोर नहीं नरम हो। उन पर दौड़ने से बच्चों को कुछ भी डर नहीं लगता है, चोट लगने की भी कोई संभावना नहीं है। दिशाओं को मृदंग की तरह से बजाते हुए, और चारों दिशाओं को मृदंग की तरह से बजा दिया। मृदंग की तरह से किस तरह बजा रहे? मृदंग मतलब बड़ा ढोल नगाड़ा। कैसे कि उनकी किलकारियों से, उनकी सीटियों से दिशाएं गूंजने लगती हैं, तो मानो दिशाओं को उन्होंने मृदंग की तरह बजाया हुआ है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर पेंग भरते हुए से चले आते हैं। पेंग भरना, झूला देखा हुआ आपने, जब झूला बहुत जोर से ऊपर की तरफ जाता है उसको पेंग भरना कहते हैं। ऐसे ही झूले की जैसी तेज गति से वो पेंग मारते हुए वो बच्चे आते हैं। कहते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। कहते हैं वो बड़ी तेज गति से, जैसे झूला बड़ी तेज गति से आता है, ऐसी ही तेज गति से वो छत के खतरनाक किनारे तक आ जाते हैं। छत के उस भाग तक आ जाते हैं जिस भाग के बाद यदि एक भी कदम उठाया या उनका कदम वहां से फिसल गया तो उनको भयंकर चोट लग सकती है। बड़ी वेग से वो वहां तक आते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उस समय उनका शरीर बड़ा रोमांचित है, और कवि कहते हैं कि मानो उनके रोमांचित शरीर से एक संगीत निकल रहा हो, और वो संगीत उनको उस समय खतरनाक किनारों से गिरने से क्या करता है? बचा लेता है। कल्पना करिए कि वो पतंग के पीछे दौड़ रहे हैं, छत के उस कोने तक, जैसे यहाँ छत है और छत यहाँ समाप्त हो रही है, इस कोने तक बच्चा आ गया, और बड़े आराम से चल के तो आया नहीं होगा, पतंग के पीछे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गति से आया होगा। बहुत तेज गति से आता है, लेकिन इस जगह बिल्कुल इस बिंदु पर आकर के रुक जाता है, स्वयं नहीं रुकता। उसके रोमांचित शरीर के भीतर जो उमंगे उस समय है, वो उमंग ही उसको वहां से गिरने से रोक लेती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां, जो पतंग बहुत ऊंचाई तक उड़ रहा है, उसकी ऊंचाई एक धागे के सहारे उनको रोक लेती है। मानो कि वो पतंग जिसने अपना धागा उन कोमल कोमल बच्चों तक, छोटे छोटे बच्चों तक छोड़ा हुआ है, वो धागे के माध्यम से उनको गिरने से रोक लेता है, बचा लेता है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। एक चीज और है, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। यहाँ पर भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, कहने के पीछे कवि का आशय क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं? कि जिस तरह पतंगे आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूती है, इसी तरह से बच्चे भी कल्पनाओं के लोक में, आनंद के लोक में असीम ऊंचाइयों तक उड़ते हैं, आनंदित होते हैं। मानो पतंग के साथ वो स्वयं भी आसमान की ऊंचाइयों का आनंद ले रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। एक एक रंध्र रोमांचित हो जाता है उनका, वो पूरी तरह से रोमांचित होते हैं, और उस रोमांच में मानो वो स्वयं धरती पर ना रह करके पतंग के साथ साथ वो भी आनंद के उस आसमान में, कल्पनाओं के आसमान में वो भी उड़ रहे होते हैं। और कहते हैं अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से,
संभावना ये भी है कि गिर भी जाए। कहते हैं कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कहते हैं कि अगर वो आए, छतों की खतरनाक ऊंचाइयों तक आए और गिरने से बच गए, तब तो क्या होगा वो भी आगे की पंक्ति बता रहे हैं कि आए खतरनाक किनारों तक और बच गए, तो ऐसा नहीं है कि डर जाएंगे कि मैं तो गिर जाता और चोट लग जाती, नहीं, उनका हौसला और दुगना हो जाता है कि इस बार बच गया, आगे भी बच जाऊंगा। इस तरह की भूल वास्तविक जीवन में करनी नहीं है, ध्यान रखना है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। जो आसमान में लाल लाल सूर्य निकला हुआ है, उसके सामने और भी निडर होकर के आते हैं कि देखी हमारी कला, देखा हमारा आत्मविश्वास, देखा हमारे रोमांचित शरीर के उस संगीत ने हमें इन छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से रोक लिया। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और वही बात जो लाइन पहले लिखी थी कि उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी स्वयं आ जाती है। ऐसे ही और भी तेज गति से यदि वो कभी गिरने वाले होते हैं, तो उनको गिरने से बचाने के लिए मानो स्वयं धरती माँ चल करके उन्हें उनके पैरों के नीचे आ जाती है, ताकि वो गिरने से बच सके। यहाँ बातें अगर की जाए तो ये है कि बच्चों की असीम कल्पनाएं होती है, बच्चों की अनेक चेष्टाएं होती है, इच्छाएं होती है, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए न केवल उनके माता पिता बल्कि ये मातृभूमि भी अपना पूर्ण सहयोग करती है। साथ में यहाँ पर जो प्रकृति में आए हुए बदलाव थे कि कैसे भाद्रपद चला गया, कैसे आसमान साफ हो गया, कैसे सुबह सवेरे लाल लाल सूर्य का उदय हो रहा है, कैसे शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, किस प्रकार से आसमान मुलायम बन गया है, ये प्रकृति के सुंदर परिवर्तन भी इस कविता में कवि आलोक धनवा जी के द्वारा बताए गए हैं। पूरी कविता बच्चों पर केंद्रित है और प्रकृति के परिवर्तन पर केंद्रित है। आशा करता हूं आपको ये कविता समझ आई होगी। कल इस कविता का अभ्यास और आगे संभव कोशिश होगी कि एक अगले पाठ का वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। आप समय दें और मेरे द्वारा जो वीडियो बना के भेजे जा रहे हैं उन्हें ध्यान से देखें